नमस्ते। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल का प्रवर्तक, रीतिकाल की पृष्ठभूमि और रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे रीतिकाल का समय। रीतिकाल का समय है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार संवत 1700 से संवत 1900। अब रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण के संबंध में विद्वानों का मत इस प्रकार है। रीतिकाल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं करते हैं और यह तो हमें याद ही रहता है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया है त्रिलोचन ने। अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु। कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। अब यह तो रीतिकाल का नामकरण हो गया, लेकिन अब एग्जाम्स में प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि रीतिकाल का नामकरण अंधकार काल किसने किया? तो वो अंधकार काल नामकरण करने वाले हैं त्रिलोचन। तो जब तक हमें यह याद नहीं हो जाता हम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे, और ऐसे एक बार दो बार पढ़ने से तो हमें याद होंगे नहीं। तो इसीलिए हम थोड़े से ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। जैसे रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह तो हमें याद ही रहता है। उसके बाद है अंधकार काल त्रिलोचन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लोचन का अर्थ होता है आँख। तो आँख, जिनके पास आँख होंगी वही तो अंधे हो सकते हैं। तो त्रिलोचन से हम लोग याद रखेंगे अंधकार काल कि त्रिलोचन ने क्या कहा? अंधकार काल। उसके बाद अलंकृत काल मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु में पता है 3 भाई थे। 3 भाई साथ में मिलकर के रचनाएं करते थे। तो 3 भाई अलंकृत होकर के साथ में रचनाएं करते थे, तो हम अलंकृत काल याद रख सकते हैं। अलंकृत काल मिश्र बंधु। उसके बाद है कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो कला काल रसाल, यह एक राइमिंग वर्ड्स बन जा रहा है कि कला काल रसाल, तो इसके माध्यम से याद रख सकते हैं। फिर आया श्रृंगार काल। अब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब हम यहाँ देखते हैं कि पूरे विश्व में अभी श्रृंगार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो इस आधार पे हम श्रृंगार काल याद रख सकते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद आ गया रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन। अब रीतिकाल का प्रवर्तक देखते हैं। प्रथम कवि या प्रवर्तक, रीतिकाल का प्रथम कवि या प्रवर्तक। तो सामान्य मत है कि केशवदास है। रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में केशवदास है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि चिंतामणि ही रीतिकाल के प्रवर्तक है। चिंतामणि, केशवदास ना होकर के चिंतामणि। तो यहाँ 2 मत है, केशवदास के प्रति और एक है चिंतामणि के प्रति। तो सामान्य मत है केशवदास, आचार्य शुक्ल जी का मत है चिंतामणि। अब रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं रीतिकाल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। रीति काव्य आम आदमियों की चित्त वृत्तियों का काव्य नहीं है, बल्कि सामंत समाज का प्रतिबिंब है। यहाँ यह समझाया गया है कि जब रीतिकाल में काव्य लिखे जा रहे थे तो उन कविताओं के केंद्र में आम आदमी नहीं थे। आम आदमी ना होकर के सामंत समाज था। सामंत समाज अर्थात राजाओं, जो दरबार में जो लोग रहते थे, राजा हो गए, बादशाह हो गए, तो वही लोग इन कविताओं का विषय होते थे और दरबारी कवि ही ज़्यादातर होते थे और वे अपनी रचनाएं करते थे। सामंत समाज यानी कि राजाओं को सामने रख करके, राजाओं को मुख्य रूप से केंद्र बना करके करते थे। आम आदमियों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उनका सोच क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उन पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, बल्कि सब चाहते थे कि वे दरबारी कवि बने और अधिक से अधिक राजा की प्रशंसा करें। रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय का अर्थ है कि रीतिकाल जब समाप्त हो रहा था तो उस समय
केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। तो मुगल सत्ता जो हमारे भारत पे थी वह टूट रही थी। इस समय मुक्ति की भावना दो रूपों में कविता में पैदा हुई, एक रीति मुक्त और रीति इतर। तो हम रीति मुक्त कवि पढ़ते हैं और रीति इतर कवि भी पढ़ते हैं। रीति मुक्त कवि वैसे लोग थे जो कवि थे और वह सामंत समाज को अपने केंद्र में ना रख करके उनको जैसे मन होता था, जहाँ मन होता था, वह अपनी मर्जी से रचना करते थे। यानी कि वह रीति यानी परंपरा से, एक परिपाटी से मुक्त होकर के चल रहे थे। और रीति इतर में वे काव्य आ जाएंगे कि एक परंपरा जो चल रही थी उस परंपरा से अलग ये लोग भक्ति काव्य लिख रहे थे, वीर काव्य लिख रहे थे। तो वैसे काव्य हमारे रीति इतर काव्य में आ जाएंगे। तो इस प्रकार की पृष्ठभूमि में रीतिकाल का उदय हुआ। उसके बाद हम देखते हैं रीतिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। प्रश्न आता है कि रीतिकाल की विशेषताएं लिखें या फिर रीतिकाल की प्रवृत्तियां लिखें। तो दोनों में हम यही उत्तर देंगे। जहाँ यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं यह सब विशेषताएं भी और प्रवृत्तियां भी है। देखते हैं हम। पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता। जो दरबारी कवि होते थे रीतिकाल में वह श्रृंगार रस की प्रधानता रखते थे ताकि जो उनका काव्य है वह रोचक बन पड़े, और रोचक बनने के बाद राजा लोग या फिर सामंत समाज के लोग उसे ज़्यादा पसंद करें। उसके बाद है अलंकार की बहुलता। अब रीतिकाल में अलंकार, रस, छंद यही सब पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन अलंकार पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान है। अलंकार की बहुलता हम केशव की रचनाओं में देख सकते हैं। केशव। अब है मुक्त शैली की प्रधानता। हम अभी ऊपर ही देखें कि मुक्त शैली की प्रधानता हो गई थी जब रीतिकाल का उत्तरार्ध समय था, जब मुगल सत्ता टूट रहे थे। तो उस समय क्या हो गया था, लोग मुक्त होकर के, जितने कवि थे तो वो कवि अपने आप मुक्त होकर के अपनी रचना स्वयं कर रहे थे अपनी पसंद के अनुसार। तो उसमें हमारे घनानंद आ जाएंगे, बोधा, आलम, ठाकुर, यह सब मुक्त शैली पर लिख रहे थे। उसके बाद है ब्रज भाषा का प्रयोग। ब्रज भाषा का भाषा एक तो हमें रखना पड़ता है कि वो कौन सी भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। तो रीतिकाल में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। उसके बाद है नारी के भोग्य स्वरूप का चित्रण। हम श्रृंगार रस की प्रधानता देख चुके हैं, तो उसी में यह आ जाएगा कि नारी के भोग स्वरूप का चित्रण हुआ है। लक्षण ग्रंथों की अधिकता। अब हम यहाँ समझते हैं कि लक्षण ग्रंथ क्या है। लक्षण ग्रंथ सामान्य शब्दों में समझते हैं। लक्षण का अर्थ होता है परिभाषा। हम जैसे कि किसी भी चीज़ का एक परिभाषा देते हैं, जैसे संज्ञा की परिभाषा हो गई, अलंकार की परिभाषा हो गई। तो यह सब जो हम परिभाषा देते हैं उसी को काव्य शास्त्र में लक्षण कहा जाता है। परिभाषा को ही क्या कहा जाता है, लक्षण। जैसे हम लोग पढ़ते हैं काव्य लक्षण यानी कि काव्य की परिभाषा, तो उसी प्रकार है लक्षण ग्रंथ हो। ग्रंथ मतलब पुस्तक, किताब, ये हो जाएगा। तो यानी कि वैसे पुस्तक जिसमें सारे जो नियम बने हुए हैं, अलंकार, छंद, इन सभी का परिभाषा देकर के समझाया गया है। तो वह हो गया हमारा लक्षण ग्रंथ। अब लक्षण ग्रंथों की अधिकता क्यों थी? तो लक्षण ग्रंथों की अधिकता इसलिए थी क्योंकि जो दरबारी कवि होते थे वह राजा के पुत्रों को, राजा जो सामंत समाज के राजा होते थे उनके पुत्रों को पढ़ाने के लिए वे लक्षण ग्रंथ की रचना करते थे, जिसमें कि वो परिभाषा बताते थे, नियम बताते थे, सारे रूल्स बताते थे। तो उसको पढ़ करके ये जो उनके पुत्र होते थे ये सब ज्ञान प्राप्त करते थे। राजा के पुत्रों को पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे। अब उनकी अधिकता इस प्रकार हो गई कि जिस तरह से आज हम सभी देखते हैं ना कि सरकारी जॉब के लिए लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमें सरकारी जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाए। तो इसलिए रीतिकाल के समय में ज़्यादातर कवि यह प्रयास करते थे कि वे दरबारी कवि बन जाए। दरबारी कवि बनने के बाद वे लक्षण ग्रंथ लिखते थे। लक्षण ग्रंथ लिखने के बाद उन्हें अधिक अर्थ की प्राप्ति होती थी, यानी अधिक धन की प्राप्ति होती थी। इसलिए रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की अधिकता हो गई। अब अगला पॉइंट है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। अब हम प्रकृति समझ लेते हैं, चित्रण भी समझ लेते हैं, लेकिन उद्दीपन, अब ये उद्दीपन शब्द क्या है? तो उद्दीपन शब्द का अर्थ होता है परिस्थितियाँ, यानी कि परिस्थितियाँ
एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सुंदर सा बगीचा है, उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, चारों तरफ एकदम फूल ही फूल खिले हुए हैं, तितलियां उड़ रही हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, हल्की हल्की धूप है, मतलब मौसम बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा है। तो उस स्थिति में एक कवि जाता है, और वह कवि जाता है तो जो प्रकृति की जो परिस्थितियां हैं, वह परिस्थितियां कवि के मन में अलग अलग भाव उत्पन्न करेंगी। तो जब वह अलग अलग भाव कवि के मन में उत्पन्न होंगे, तो वह उन्हें कविता के रूप में लिख देगा। तो वह जो अलग अलग जो भाव उद्दीपन जो हुआ, जो कवि के मन में भाव उद्दीप्त हुए, वह किस कारण हुए? परिस्थितियों के कारण। क्योंकि मौसम अच्छा था, चारों तरफ की स्थिति बहुत अच्छी है, तो उस सब स्थितियों में कवि के मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हुए और वह उद्दीप्त हुए। तो प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। तो रीतिकाल में यहाँ बताया गया है कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। उद्दीपन यानी प्रकृति को उद्दीप्त करने वाली परिस्थितियों के रूप में चित्रण किया गया है, जिसके माध्यम से कवि का मन बदलता है और वह कविता लिखता है। अब अगला पॉइंट है चमत्कार प्रदर्शन। तो रीतिकाल के सारे काव्यों में चमत्कार प्रदर्शन हम देखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।